रिफ्लेक्शन हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी किया था और हमने वहाँ पढ़ा था कि कैसे लाइट की बैंडिंग होती है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। ट्रेवल करना मतलब रेयर टू डेंसर जाना या डेंसर टू रेयर जाना, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया वर्ड आ रहा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये ही सही तरीके से रिफ्रैक्शन को डिफाइन करता है कि रिफ्रैक्शन का मतलब बैंडिंग ऑफ लाइट है और कौन मीडियम कितनी लाइट को बैंड करता है उसका मेजरमेंट एक तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही निकालते हैं। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, तो पहले इसको मोटे तौर पे समझते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलेंगे। आपको देखो, सिंपल में दो केस लेता हूं। ये मैंने एयर ली और दूसरा मीडियम मैंने वाटर लिया। एक मैंने दोबारा एयर ली, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पे ग्लास लिया। अब लाइट क्या है, नॉर्मल बनाया मैंने ये, और इधर भी मैंने वही लाइट डाली और मैंने ये नॉर्मल बनाया। अब यहाँ ये लाइट बैंड हुई, ये बैंड हुई, और यहाँ भी लाइट ये बैंड हुई। यहाँ ये एंगल अगर मैं 45 डिग्री मान के पुट करता हूँ, यानी एंगल आई जो है आपका 45 है, दोनों केस में सेम लेता हूँ। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन में जो ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये एंगल आपका 30 डिग्री आ रहा है और ये एंगल मान लो आपका 15 डिग्री आ रहा है। तो अब आप देखो, इसका एक्चुअल पाथ ये था, इसका एक्चुअल पाथ ये था। ये अपने एक्चुअल पाथ से 15 डिग्री बैंड हुआ और ये अपने एक्चुअल पाथ से 30 डिग्री बैंड हुआ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कैसे निकाला मैंने ये 13, 15? अरे भाई सिंपल, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो ये एंगल अगर ये एंगल आपका 45 है तो ये भी एंगल 45, यानी एक्चुअल पाथ 45 डिग्री, एक्चुअल पाथ 45 डिग्री, एक्चुअल पाथ 45 डिग्री, और उस एक्चुअल पाथ से ये यहाँ 15 बचा। इसका मतलब ये 30 डिग्री बैंड हो गया और ये 15 डिग्री बैंड हुआ। तो ज़्यादा बैंड किसने किया है? तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ज़्यादा बैंड हमें ग्लास ने किसको बैंड किया है? लाइट को, जब वो एयर में से आ रही थी। इसका मीनिंग हम क्या कहेंगे कि एयर की ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। दोनों ही लाइट को बैंड करने का काम करते हैं, एक ज़्यादा करता है, एक कम करता है। ऐसे क्या होता है, हर एक मीडियम की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है लाइट को बैंड करना उसके एक्चुअल पाथ से, और इसी स्ट्रेंथ को हम एक तरह से बोल सकते हैं उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, और एक होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। कई बुक्स में इसका सिंबल म्यू यूज करते हैं, ऐसे वाला। एनसीईआरटी में n स्मॉल n यूज कर रखा है। तो देखो, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो, कल के लेक्चर में हमने, यानी पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि वेन एवर द लाइट चेंज इट्स मीडियम, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, लाइक एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास, तो लाइट की स्पीड में चेंज आता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और वो स्पीड में जो चेंज आता है उसी का ही हेल्प लेके हम क्या करने वाले हैं? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने वाले हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज the ratio of the speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in medium। यानी यहाँ एक बात गौर करना, यहाँ ऊपर वाला मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है और जहाँ जा रही है, तो हमेशा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी निकालेंगे? जो लाइट को बैंड करेगा। यहाँ आपसे मैं पूछूं किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है? एयर से लाइट आ रही थी, वाटर में आते ही लाइट की बैंडिंग हो गई, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बैंड हो गई, तो वाटर ने बैंड किया ना,
और वाटर ने बेंड किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसके निकालेंगे, वाटर के निकालेंगे, और इस केस में ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। यानी लाइट को जो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर देता है हम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने हर बार, जैसे अभी मैंने एयर लिया ना यहाँ पे, लेकिन अगर मैं हर चीज़ के लिए वैक्यूम 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 वैक्यूम, मान लो हर बार मैं लाइट कहाँ से लेके आ रहा हूँ, वैक्यूम से लेके आ रहा हूँ, और उस वैक्यूम से लाइट को मैंने डाला एयर में, लाइट को डाला वाटर में, लाइट को डाला ग्लास में, लाइट को डाला सपोज ग्लिसरीन में, लाइट को डाला मान लो हनी में, ऐसे अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में मैं लाइट को एंटर करवा रहा हूँ। कहाँ से लाके, वैक्यूम से लाके। पहला मीडियम मैंने वैक्यूम लिया। वैक्यूम हमने क्यों लिया है कि देखो वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं होता है, और इस सिचुएशन के कारण क्या होता है कि वहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं होने से लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, दैट इज सी। और क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट होती है कांस्टेंट किसमें, वैक्यूम में, और उसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो स्पीड है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल c यूज़ करते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर वो जिस भी मीडियम में जा रही है उसमें उसकी स्पीड कम ही होने वाली है, क्योंकि वैक्यूम से और कुछ कम नहीं होता। वैक्यूम क्या हो गया, जिसमें बिल्कुल भी मॉलिक्यूल नहीं है। एयर वैक्यूम के बाद आ गई जिसमें कुछ मॉलिक्यूल है। गैसेस के बाद में, यानी एयर के बाद में कौन आ गया, लिक्विड, जिसमें मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा है, और सॉलिड में और ज़्यादा है। तो वैक्यूम सबसे रेयरेस्ट मीडियम हो गया, कल हमने देखा था। यानी उसमें जो लाइट की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सन से जब लाइट चलती है तो वो इसी स्पीड से निकलती है, और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, बिकॉज अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेज मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, और स्पीड का स्लो होना रीज़न कल बताया था मैंने। आगे बात समझ में। तो वहाँ से तो वैक्यूम से वाटर एयर की निकाली, वैक्यूम से वाटर की निकाली, वैक्यूम से ग्लास की निकाली, वैक्यूम से ग्लिसरीन की निकाली, वैक्यूम से हमने किसकी निकाली, हनी की निकाली। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला मीडियम वैक्यूम ले लिया है, दूसरा मीडियम जो भी हो, तो उस पर्टिकुलर मीडियम की मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेता हूँ, इसको n। तो ये फॉर्मूला बन जाता है n = c/v। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है c/v। आगे बात समझ में। और यहाँ से आप देख रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। स्पीड ऑफ लाइट ये भी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। दोनों कैंसिल, तो ये भी क्या होती है, यूनिट लेस होती है। ये भी क्या होती है, यूनिट लेस होती है। आगे बात समझ में। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके टॉपिक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और बातें इसके अंदर है। तो अब सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कब बोलेंगे, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे जब आप वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम से कोई ऑब्जेक्ट आता है और किसी दूसरे मीडियम में, वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम से आता है और दूसरे मीडियम में जाता है, तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो इस केस में आप एयर से लाइट आ रही है, वाटर में जा रही है, तब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी निकाल रहे हैं, वाटर की। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी, वाटर की। किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। इसे हम सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। यानी ऊपर वैक्यूम नहीं होना चाहिए। जब जब वैक्यूम होगा तब उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और वैक्यूम के अलावा कोई भी दो मीडियम हो। क्योंकि अर्थ में अपन रहते हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ वैक्यूम तो है नहीं, बनाना पड़ता है वैक्यूम। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते हो लाइट चारों तरफ है, वो एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वहाँ वैक्यूम नाम की कोई चीज़ आ ही नहीं रही। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन हम हर एक चीज़ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारी बुक में गिवन है कि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी होती है, ग्लास की इतनी होती है, फलाना की इतनी होती है, ढिमकाना की इतनी होती है, तो वो सारी की सारी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकाली हुई है। यानी वो उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी है, एब्सोल्यूट है। और अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं तो अब अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी। तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। और सपोज ऐसा हो जाए कि वाटर से ग्लास में जा रही है, तो क्या होगा, कौन बेंड करेगा, ग्लास बेंड करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। फिर इस तरह से हम उसको डिफाइन करने की कोशिश
करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सी जो वर्ड है वो केवल किसके यूज होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ध्यान रखना कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं उनमें आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होती है, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है और आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछ लेते हैं। तो अब आप पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, इतनी होती है, पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए आप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो फॉर्मूला आपका हो गया एब्सोल्यूट C/V, एक फॉर्मूला ये। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, किसी मीडियम रेयर टू डेंसर जा रहा है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर में अगर जा रहा है तब हम कैसे करेंगे। तो देखो रेयर मीडियम को मैंने कहा था पीछे वीडियो में, देखो हमेशा मीडियम 1 कंसिडर करते हैं और डेंसर मीडियम को हमेशा मीडियम 2 कंसिडर करते हैं। तो अब सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट को कहाँ से एंटर करवा रहा हूँ, कोई भी रेयर मीडियम, यानी एयर से मैं वाटर एंटर करवा रहा हूँ। एयर कौन हो गया, मीडियम फर्स्ट, वाटर क्या हो गया, मीडियम सेकेंड। एयर से वाटर में एंटर करा रहा हूँ तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी निकालता हूँ, ध्यान रखना, जो लाइट को बैंड करता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। एयर से लाइट वाटर में आएगी तो वाटर लाइट को बैंड करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की निकलेगी। वाटर मतलब डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब सेकंड, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट में, यानी एयर। ये क्या हो गया, N21, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड with respect to medium first। तो ये N21 इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो C जो सिंबल है मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए यूज कर लिया, मीडियम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्मॉल v यूज कर रहे हैं। अब ये दोनों ही मीडियम काउंट हो रहे हैं, इनमें से दोनों में कौन नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो मैंने इसकी स्पीड v1 सिंबल दे दिया और इसकी स्पीड को क्या दे दिया, v2। तो अब देखो पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था, जहां से लाइट आ रही है उस मीडियम में उसकी स्पीड ऊपर और जहां लाइट जा रही है उस मीडियम में उसकी स्पीड नीचे, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ भी जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसकी स्पीड ऊपर और जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसकी स्पीड नीचे अपॉन में, यानी यहाँ पे ये बन जाएगा v1/v2। तो इसको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको हम एक तरीके से ये भी लिखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं N2/N1। क्या लिख सकते हैं, N2/N1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी N21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। N2/N भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, और v1/v2 आ गया। ये कंडीशन पहले। दूसरी कंडीशन, अगर लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर यानी मीडियम 2 से रेयर यानी मीडियम 1 में जा रही है, तो अब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी निकालेंगे, फर्स्ट मीडियम की। क्योंकि अब सपोज ऐसा हो रहा हो कि आपकी लाइट वाटर से एयर में एंटर कर रही हो, तो अब कौन बैंड करेगा, अब बैंड एयर करेगा। जब तक वाटर चलता जाएगा तो लाइट बैंड होने वाली नहीं है। वाटर खत्म होते एयर आया, एयर ने ही क्या किया, लाइट को बैंड किया। तो अब लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी निकालते हो, जो लाइट को बैंड करता है। और कौन बैंड कर रहा है लाइट को, एयर बैंड कर रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट यानी रेयर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड स्पीड। अब क्योंकि यहाँ पे सेकेंड मीडियम है ये v2, ये फर्स्ट मीडियम है v1, तो ये v2/v1 इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और इसी को भी मैं इसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू v2/v1। आगे बात समझ में। तो देखो इस पे ध्यान दो आप और इस पे ध्यान दो आप, v1/v2 एक दूसरे रेसिप्रोकल है। तो हम ये कह सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू
सॉरी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। ये लाइन में लिख सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे, नहीं हाँ या नहीं कमेंट में बताओ, लिख सकता नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सारा टर्मिनोलॉजी है और जो फॉर्मूले हैं वो हमने यहाँ देख लिए। आगे समझ में? चलिए अब आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े थे, याद कीजिए। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ तो क्या है, जिसका नाम है स्नेल्स लॉ, ये साइंटिस्ट है उनके नाम पे ये साइन कॉस टेन, मेरे ख्याल में 10th क्लास में पढ़ लेते हैं आप, जैसे एंटर करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिया आपने, मेरे ख्याल में पढ़ लिया होगा। तो इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है, इट इज डिफाइन, इट स्टेट्स दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है, और वो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे ये आपका साइन आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन लिया है। सपोज जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने एयर ली और ये मैंने वाटर लिया। लाइट एयर से वाटर जा रही है, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मैंने 45 डिग्री लिया। सपोज वाटर में लाइट एंटर करती है, बैंड होती है और कितना गया, सपोज 30 डिग्री आ गया। तो एंगल आई आपका कितना है 45 और एंगल आर कितना है आपका 30, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे, साइन 45 डिवाइड बाई साइन 30, इसको सोल्व करोगे। साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। 2 चला गया ऊपर, √2 आ गया नीचे, √2 से 2, √2 टाइम कैंसिल हो गया और √2 टाइम मतलब √2 मतलब 1.414 यूनिट नहीं होती इसकी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये 1.41 है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब अगर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो एयर वाटर है, एयर वाटर कॉम्बिनेशन हम हमेशा लेंगे, तो जब जब आप 45 डिग्री पे लाइट को भेजोगे एयर से वाटर में, हमेशा उस लाइट को इतना ही बैंड करेगा। यानी पानी जितना आज बैंड कर रहा है उतना कल बैंड करेगा, उतना ही परसों बैंड करेगा, जब भी आप एयर से वाटर में लेके आएंगे 45 डिग्री पे। इसका मतलब इसका जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो आप निकालते हो, वो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। और वो कांस्टेंट ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो कांस्टेंट ही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के अब हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे। एक तो स्पीड की फॉर्म में ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और एक अब ये आ गया है दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाता है एंगल की फॉर्म में। आगे बात समझ में? तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है, स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ देखो वही है जो लॉ आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर आप टॉपिक उसमें जाइए, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो मैंने सेकेंड लॉ बनाया था कि ऑल थ्री कौन कौन, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, और वहां तो था रिफ्लेक्टेड रे, और यहां कौन है, रिफ्रैक्टेड रे। दे ऑल शुड लाई इन कॉमन प्लेन। तीनों के तीनों एक कॉमन प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। ये न्यूटन आपका सेकंड लॉ था, और यहाँ भी वही सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है, बस वहाँ रिफ्लेक्टेड रे था और यहाँ पे क्या है, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही कॉमन प्लेन में है, कोई इस तरह एक्स्ट्रा अलग प्लेन में वो नहीं जा रहा है। आगे समझ में? तो इस तरह से हम इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो होते हैं। फर्स्ट तो स्नेल्स लॉ जो नया था, कैसे समझा दिया मैंने आपको, और सेकंड वही कॉमन लॉ है जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में काम आता है। ये हमारे दो लॉज है।